हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग आपने डिपार्टमेंट चैप्टर पढ़ा, क्या करते थे उसमें? डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्टिंग करते थे, है ना? वैसा ये भी है, सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग हो। तो ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अकाउंटिंग नहीं समझा रहा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया इसमें, आपको सिर्फ रिपोर्टिंग बताया गया। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, हाउ टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिगर, रेवेन्यू, रिजर्व्स, असेट्स, लायबिलिटीज, सेगमेंट वाइज कैसे दिखाया जाए ये समझाए, ठीक है ना? तो यहां मैं आपको कहीं पर भी कोई डेबिट क्रेडिट के बारे में नहीं बताऊंगा कि ये फिगर डेबिट करें, ये क्रेडिट करें। जो बन चुका हो बन चुका है, आप तो उसको रिपोर्टिंग करेंगे। आप कभी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी आईटीसी या हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना, इस एलएनटी, इन कंपनीज की कभी रिपोर्ट देखेंगे आप, तो उसमें आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग दिखेगी। ये साइट पे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करके देखना चाहिए ताकि आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल आइडिया आ जाए कैसे होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो अब नाम है सेगमेंट, तो सबसे पहला काम तो क्या रहेगा कि सेगमेंट क्या होते हैं ये समझते हैं। स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। दिस स्टेटमेंट शुड बी अप्लाइड इन प्रेजेंटिंग जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड आर आल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मेरे नोट्स में हूं मैं, पेज नंबर 10 पर, है ना, चैप्टर नंबर 10 पे। If single financial report contain both consolidated and separate financial statement of the parent, segment information need to be presented only on the basis of consolidated. अगर आप सिंगल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड करो साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको सिर्फ कंसोलिडेटेड के लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग चाहिए, सेपरेट के लिए नहीं। लेकिन अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बना रहे हैं और कंसोलिडेटेड कहीं और अलग से बना रहे हैं, तो फिर आपको दोनों के लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। An enterprise should comply with the requirement of this statement fully and not selectively. कोई भी ऐसा, लगभग सभी इसमें से ही फुली अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि इसका एक पार्ट अप्लाई करें एक पार्ट अप्लाई ना करें, ऐसा नहीं होगा, फुल्ली अप्लाई करना है। तो ये तो कुछ खास बात नहीं थी स्कोप में। मेन बात है सेगमेंट रिपोर्टिंग में सेगमेंट, और दूसरा है हाउ टू रिपोर्ट। तो सेगमेंट में आप देखोगे टाइप ऑफ सेगमेंट दो मेजर है, एक बिजनेस सेगमेंट, एक जियोग्राफिकल सेगमेंट। इसे इसमें दो सेगमेंट बताए, बिजनेस एंड जियोग्राफिकल। बिजनेस सेगमेंट क्या? तो 3 पॉइंट ये एस में से लिखे हुए हैं। इट इज डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज का डिस्टिंग्विशेबल यानी ऐसा कंपोनेंट जिसको हम अलग कर सकते हैं। कंपोनेंट मींस डिवीजन, ब्रांच, यूनिट, कुछ भी बोल दो। तो इट इज डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट फ्रॉम अदर्स, यानी आप एक डिवीजन को दूसरे से अलग बता सकते हो। तो ये 2 कंपोनेंट हो गया, ये 2 डिवीजन हो गए आपके, ये 2 सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट इज डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज का डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट। उधर भी ऐसे ही लिखा है, देखो आप, डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज। तो ये तो कॉमन बात है। It is engaged in providing an individual product or service or group of related product or service। तो ये अंडरलाइन करोगे प्रोडक्ट और सर्विस पर, यानी बिजनेस सेगमेंट आप प्रोडक्ट वाइज बना लो या सर्विस वाइज बना लो या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट वाइज बना लो। ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, कॉस्मेटिक आइटम्स, ये एक पूरा ग्रुप हो गया, इसमें सारे कॉस्मेटिक आइटम आ जाए। आईटीसी देखो तो आईटीसी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। आईटीसी का टोबैको प्रोडक्ट अलग रहता है, तंबाकू वगैरह, सिगरेट विगरेट सब सारा बनाती है, और आईटीसी बिंगो वगैरह इस तरह की चीजें भी बनाती है। तो आईटीसी में ऐसे सेगमेंट, तो प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट या सर्विस वाइज सेगमेंट। उधर क्या रहता है? उधर रहता है इट एंगेज इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। engage in providing product or services within a particular economic environment, मतलब environment इंडिया
फॉरेन ऐसा भी हो सकता है, इंडिया में साउथ नॉर्थ ऐसा भी हो सकता है। तो ज्योग्राफिकल एरिया में प्रोडक्ट और सर्विसेज इन पर्टिकुलर एनवायरमेंट वाइज बात हो रही है ना, यानी लोकेशन वाइज बात हो रही, सीधी सी बात। दूसरा आगे की बात, इट इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड रिटर्न्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर बिजनेस सेगमेंट। और लिखा है इट इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कंपोनेंट ऑपरेटिंग इन अदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो आप दोनों में मेन डिफरेंस क्या समझ में आया आपको? पहला पॉइंट दोनों में सेम है, डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट। तीसरा भी सेम है, रिस्क एंड रिवार्ड फ्रॉम अदर्स, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, रिस्क एंड रिवार्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बीच वाला ही मेन है। यहाँ प्रोडक्ट और सर्विसेज means that distinguishable component engaged in providing particular product or services or group of product or services, then it is business segment. And when product or services provided on the basis of different economic environment, then it is geographical segment. और एग्जाम्पल तो एक से एक दिए मैंने। पहला फैक्टर टू बी कंसिडर, ये आपको मॉड्यूल में नजर नहीं आएगा, इसलिए नोट्स में से पढ़ा रहा हूं मैं। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, आप सेगमेंट ऐसे बना लो, सोप, कॉस्मेटिक, बेवरेजेस, आइसक्रीम, सीमेंट, केमिकल, ऐसे ये सेगमेंट हो गए। ये प्रोडक्ट वाइज हो गए या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट वाइज हो गए। सारे सोप, जितने भी तरह के साबुन बनाते हो वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जितने भी कॉस्मेटिक आइटम वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। बेवरेजेस वो सब इसमें आ जाएंगे। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ऐसे सेगमेंट बना लो कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस से बनता है और एक सेमी ऑटोमेटिक मैनुअल बनता है, तो ये भी एक सेगमेंट हो गया, बिजनेस सेगमेंट, प्रोडक्ट वाइज हुआ ना। तो प्रोसेस कैसे करते हो उसके हिसाब से भी आप सेगमेंट को अलग अलग कर सकते हैं। टाइप ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपने यहाँ का सेगमेंट बनाऊं तो मेरे यहाँ पर सीपीटी यानी फाउंडेशन का सेगमेंट अलग, इंटरमीडिएट का सेगमेंट अलग, फाइनल का सेगमेंट अलग। और कोई क्लास वाला होगा तो बीकॉम अलग, एमकॉम अलग, 11th 12th अलग। तो सर्विस वाइज हो गया ना, क्लास ऑफ सर्विस, प्रोडक्ट ऑफ कस्टमर वाइज। बिजनेस की बात करूं तो होलसेलर, रिटेलर ऐसा कर सकते हैं। तो सारे एग्जांपल दिए, ये सेगमेंट होलसेल सेगमेंट एंड रिटेल सेगमेंट। मेथड ऑफ सेलिंग, गुड्स कैसे बिकता है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, प्रोवाइड सर्विस। MLM का नाम सुना होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी वो सुना होगा चेन सिस्टम, आप 3 सदस्य बनाए फिर वो 3 सदस्य बनाएगा, ये भी तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ना। डायरेक्ट सेलिंग टू कस्टमर या होलसेलर के थ्रू बेचते हैं। तो मेथड क्या है आपकी बेचने की, उसको भी सेगमेंट बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट इफ एप्लीकेबल द नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, एसबीआई, जैसे एसबीआई का एक बैंकिंग सेक्टर अलग है और एक इंश्योरेंस सेक्टर अलग है। बैंकिंग पर आरबीआई की और बैंकिंग रेगुलेशंस के एक्ट लगते हैं और इंश्योरेंस पर आईआरडीए। तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट दोनों का अलग अलग होगा, रेगुलेशंस अलग होगा। तो ऐसे सेगमेंट बना सकते हो कि आप जितने तरह के बिजनेस करते हो, है ना। कुछ बिजनेस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बिजनेस होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो आप अपने सेगमेंट को इस तरह से बांटे कि कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है और कुछ नॉन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। हम मोबाइल फोन बेचते हैं, कोई टेंशन नहीं, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अगर टेलीकॉम ऑपरेटर है तो ट्राई की परमिशन लेना है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी की, तो आप ये बिजनेस अलग अलग कर लें। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के पास पेट्रोलियम अलग सेगमेंट हो जाए, जियो अलग सेगमेंट हो जाए। तो कुल मिला के प्रोडक्ट और सर्विस वाइज उनको बेचना, उनको बनाना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब अगर सेगमेंट है, इट इज बिजनेस सेगमेंट। और जियोग्राफिकल में आप देखोगे तो क्या मिलेगा, जैसे अलग अलग एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जैसे इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल्स। वो सारी कंट्रीज अलग कर दो जहां पर डेमोक्रेसी है, और वो सारी कंट्रीज अलग कर दो जहां मिलिट्री रूल्स हैं, तो एनवायरमेंट अलग। आपका बिजनेस यहां भी चलता है, आपका बिजनेस यहां भी चलता है ना। जैसे इंडिया में कह दे तो हम स्टेट वाइज कर सकते हैं, ये स्टेट्स अलग और यूनियन टेरिटरी अलग, दोनों अलग अलग हो गए ना, एनवायरमेंट अलग अलग।
relationship between operation in different geographical area. France and Germany having mostly the same economic environment. तो फ्रांस एंड जर्मनी को एक सेगमेंट में रख देंगे, बाकी कंट्रीज को दूसरे में रख देंगे. और कैसे? स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशन, जैसे रिस्क रिच एरिया वर्सेस स्लम एरिया, बैकवर्ड एरिया वर्सेस फॉरवर्ड एरिया. तो रिस्क एसोसिएट उस एनवायरनमेंट के बेसिस पे भी आप अलग अलग कर सकते हो. एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के हिसाब से नेपाल और भूटान में हमारे एक्सचेंज इजी, लेकिन अमेरिका से एक्सचेंज टफ है. तो एक्सचेंज कंट्रोल के अकॉर्डिंग भी हम सेगमेंट बना सकते हैं. नेपाल को अलग सेगमेंट दे दें, अमेरिका को अलग सेगमेंट दे दें. अंडरलाइन करेंसी रिस्क, तो जितने भी यूरो करेंसी अडॉप्ट करते हैं यूरोप के, है ना, यूरोपियन कंट्रीज जनरली यूरो करेंसी अडॉप्ट करती है. तो यूरो करेंसी वन सेगमेंट, डॉलर करेंसी सेकंड सेगमेंट. जहां जहां डॉलर में डीलिंग होती है उनको हमने अलग कर दिया, बाकी पर. तो मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरह से भी कर सकती हैं. प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन की प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता, पास. जैसे नियरनेस ऑफ ऑपरेशन, नॉर्थ और ईस्ट ये पास है, नॉर्थ और साउथ दूर रहते हैं, ये नॉर्थ और ईस्ट में एक जैसा कल्चर रहता है, तो नॉर्थ ईस्ट ऐसे. यानी कुल मिला के यहाँ डिफरेंट एनवायरनमेंट रहेंगे. एनवायरनमेंट आपका मिलिट्री पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, करेंसी एनवायरनमेंट हो सकता है, रिस्क एनवायरनमेंट हो सकता है. एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना. तो ये मेन समझना था कि हमें सेगमेंट कहते किसे हैं. यानी अब मैं जितना बिजनेस करूंगा, जितने भी सेल करूंगा, हो सकता है उसमें से कुछ सेल मेरी यहाँ हो रही, वहां हो रही, इस प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट की. तो ये सिर्फ ये बताएगा कि आप ठीक है, स्टेटमेंट आप पीएनएल बना लिया आपने, बहुत अच्छी बात, उसमें टोटल सेल लिख दी, कोई प्रॉब्लम. अब एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाओ S17 के हिसाब से, जहां आप सोप, कॉस्मेटिक, कन्फेक्शनरी ऐसे आइटम्स अलग अलग शो कर. टोटल सेल हुई, लेकिन सेल्स को बाइफरकेट कर दो. यानी एक सेपरेट रिपोर्टिंग मांग रहे हैं लोग, सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग. सेगमेंट या तो बिजनेस सेगमेंट बताओ, या ज्योग्राफिकल अगर बताते हो तो जैसे पूरे इंडिया में हमने 4 जोन बांट दिए, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसा. मल्टीनेशनल कंपनी हो आप अगर मान लो, तो आपका इंडिया में डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट सेल, ऐसा कर लो. तो जैसा चाहो, मतलब कुल मिला के आपको सेगमेंट पहले बताना है, सेगमेंट क्या, फिर उसकी रिपोर्टिंग करना. अब रिपोर्टिंग कैसे करना वो सीखते हैं. नेक्स्ट पेज पर. तो नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ कॉलम ऑफ फॉर्म में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे. ये मैंने सिस्टमेटिक अरेंज किए हैं, स्टडी मटेरियल में ढंग से नहीं दिए हुए, अलग अलग ही, समझ में नहीं आएगा आपको. आप यहां से समझे कि हमें रिपोर्टिंग में क्या करना है. हमारे एएस का नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग. सेगमेंट पढ़ लिया. अब रिपोर्टिंग में क्या क्या रिपोर्ट करना है वो हम पढ़ते हैं. तो कुछ टर्म्स यूज होगी, जब रिपोर्ट बनाएंगे तो टर्म यूज होगी. उन टर्म्स को हम क्या क्या कहेंगे. तो पहले टर्म है एंटरप्राइज रेवेन्यू. किसका रेवेन्यू? पूरे एंटरप्राइज का रेवेन्यू. यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एक्सटर्नल कस्टमर्स एज रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. यानी आपने पीएनएल अकाउंट में जो सेल दिखाई है, वो वाली सेल यहां आएगी एंटरप्राइज रेवेन्यू. फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, इंटरनल ट्रांसफर नहीं, इस डिवीजन से इस डिवीजन में ट्रांसफर हो गया वो नहीं, इस सेगमेंट से इस सेगमेंट में ट्रांसफर हो गया वो नहीं. तो क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स एज रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. क्या एक्सक्लूड करना है? इंटर कंपनी सेल इज नॉट रिगार्डेड एज रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यानी ये वो सेल है जो आपने अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाई है, उसमें हम वैसे भी इंटरनल तो हट जाता है, एक्सटर्नल रहती है ये वो सेल, टोटल सेल, एंटरप्राइज सेल. अब अगला है सेगमेंट रेवेन्यू. वो था एंटरप्राइज रेवेन्यू मींस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑल सेगमेंट्स, और ये है सेगमेंट रेवेन्यू मींस इट इज एग्रीगेट ऑफ डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू अ सेगमेंट, allocated revenue and inter segment revenue.
यानी डिपार्ट मतलब आपका सेगमेंट रेवेन्यू में, मान लो आपका सेगमेंट 1 2 3 4 ऐसे सेगमेंट है, एक सोप का सेगमेंट है, कॉस्मेटिक का सेगमेंट है, कन्फेक्शनरी आइटम्स का सेगमेंट है, ऐसे सेगमेंट है आपके, ठीक है। तो इस सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? एक तो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल, मतलब जो डायरेक्टली इस डिपार्टमेंट की ही सेल है, सोप की ही सेल, तो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू सेगमेंट, 50,000 की सेल, 60,000 की सेल, 70 की सेल, 55 की सेल। एक अलोकेटेड रेवेन्यू, अगर क्वेश्चन में दिया हो किसी कारण से कोई रेवेन्यू अलोकेट कर दिया जाता है, यानी जो कॉमन है तो सब में बांट दो। और तीसरा इंटर सेगमेंट रेवेन्यू भी इंक्लूड होता है इसमें, इंटर सेगमेंट, यानी इस सेगमेंट ने इसको माल बेचा तो ये इसके सेगमेंट के रेवेन्यू में इंक्लूड होगा, इसने बेचा इसका इसके रेवेन्यू में इंक्लूड होगा, और इसके परचेज में इंक्लूड होगा। वो था ना इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, सेम वही सेगमेंट। डिपार्टमेंट तो सेगमेंट बोल सकते हो आप, डिवीजन वगैरह सब वही तो वर्ड है। ब्रांच मतलब जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो यहां पर इंटरनल भी इंक्लूड है, ये याद रखना है। और यहां पर एंटरप्राइज रेवेन्यू में, ऊपर वाले में एंटरप्राइज रेवेन्यू में ओनली एक्सटर्नल सेल। फिर एक्सक्लूड क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स छोड़ देना है आपको, जो S5 में लिखी थी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम को हम सेगमेंट रेवेन्यू में नहीं लेंगे अनलेस दे रिप्रेजेंट फाइनेंशियल सेगमेंट। यानी अगर मेरा ये सेगमेंट फाइनेंशियल सेगमेंट है, बैंकिंग है, बैंकिंग बिजनेस है, मेरा एक सेगमेंट बैंकिंग बिजनेस है, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग, बैंकिंग इस तरह फाइनेंशियल सेगमेंट, तो इंटरेस्ट तो मेरे लिए मेन इनकम है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू है मेरे लिए, मेरा तो काम ही फाइनेंस करने का है। तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट आपके सेगमेंट में इंक्लूड होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी, आप शेयर ब्रोकर, तो आपके लिए डिविडेंड तो मेन ऑपरेटिंग इनकम, तो आपके लिए आता है। तो अगर आपका सेगमेंट फाइनेंशियल नेचर का है तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज आल्सो सेगमेंट रेवेन्यू, बट अनलेस इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल सेगमेंट, देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज नॉट पार्ट ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू। हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्लॉथ बनाते हैं, तो हमारे लिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर आ रहा है कहीं से इन्वेस्टमेंट पर, तो हमारे अदर इनकम, वो सेगमेंट इनकम नहीं। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डेट्स, यानी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट सेगमेंट रेवेन्यू अनलेस सेगमेंट इज फाइनेंशियल सेगमेंट। वही बात, मैं स्टॉक ब्रोकर हूं तो मेरे लिए स्टॉक बेचने से, शेयर्स बेचने से प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू में तो आए, बट मेरा कोई इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल सेगमेंट नहीं, तो फिर मेरे लिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम आएगा, सेगमेंट रेवेन्यू में नहीं आएगा। हमें यहां पर जितना कहा उतना ही दिखाना है। सर बाकी कहां जाएगा? तो बाकी नहीं दिखाना है। ये रिपोर्टिंग फुल रिपोर्टिंग नहीं है, ये आपके P&L अकाउंट का हर आइटम की रिपोर्टिंग नहीं है, कुछ आइटम की कुछ रिपोर्टिंग। तो जितना कहा उतनी रिपोर्टिंग। एंटरप्राइज रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू। सेगमेंट एक्सपेंसेस में क्या आता है? तो सेगमेंट एक्सपेंसेस में वही तीन बात, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस, अलोकेटेड एक्सपेंसेस एंड इंटर सेगमेंट एक्सपेंसेस सब आएंगे। और एक्सक्लूड में क्या आएगा? वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एक्सक्लूड करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह, इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन एडवांसेस लोन फ्रॉम अदर सेगमेंट। तो इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होता है, इसलिए उसको सेगमेंट एक्सपेंसेस में से एक्सक्लूड किया गया। फिर वही बात, अनलेस इट इज फाइनेंशियल सेगमेंट। अगर आपका तो काम है फाइनेंशियल है, तो आप लोन देते भी हो, देते भी हो और लेते भी हो, दोनों काम, तो आपके लिए इंटरेस्ट फिर सेगमेंट एक्सपेंसेस में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां भी सेम, अनलेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस ये भी इंक्लूड नहीं होंगे, है ना, इनकम टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है।
और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस that arise at enterprise level and relates to enterprise as a whole, not related to any segment. जो expenses पूरे enterprise से related है, not related to any particular segment. For example लिख लो MD's remuneration, MD मैनेजिंग डायरेक्टर remuneration, ये whole enterprise से related है, तो ये एंटरप्राइज एक्सपेंसेस में आएगा, सेगमेंट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, अलोकेटेड में भी नहीं आना है। अलोकेटेड में जो कहेंगे वही अलोकेट करेंगे। अलोकेट का मतलब तो जैसे कॉमन लाइट का बिल आता था वो अलोकेट कर दिया, वो उस तरह की चीज। However, costs are sometimes incurred at enterprise level on behalf of segment. अगर एंटरप्राइज लेवल पे कुछ एक्सपेंसेस हुए ऑन बिहाफ ऑफ सेगमेंट, उनको सेगमेंट, इस सेगमेंट के बिहाफ पे एक्सपेंडिचर हुआ है, किया एंटरप्राइजेस ने, लेकिन इसके बिहाफ, इस डिवीजन के बिहाफ पे, तो इट शुड बी अलोकेटेड टू दिस सेगमेंट। ये तो होता है अलोकेटेड, जो किया उसने, लेकिन किसके लिए किया, इनके लिए, तो वो अलोकेट यहां होगा। ठीक है, क्लियर बात। और फिर सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रिजल्ट का सिंपल सा मीनिंग है, हमने पढ़ा ऊपर, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस, तो ये आ गया सेगमेंट रिजल्ट, यानी प्रॉफिट या लॉस। सेगमेंट एसेट क्या होती है, तो आर दोज ऑपरेटिंग एसेट, अंडरलाइन करो, ऑपरेटिंग एसेट देयर आर दैट आर एम्प्लॉयड बाय सेगमेंट इन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो आपने ऑपरेशन में यूज कर रहे हो उनको ऑपरेटिंग एसेट बोलेंगे। तो जो इस सेगमेंट में यूज हो रहा है, फर्नीचर, मशीन, वो इस सेगमेंट के ऑपरेटिंग एसेट है। दूसरा, कैन बी अलोकेटेड टू सेगमेंट, तो अलोकेटेड एसेट होगी, तो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एसेट, अलोकेटेड एसेट। और तीसरा, इफ सेगमेंट रिजल्ट ऑफ सेगमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, अगर आपके सेगमेंट में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को सेगमेंट रेवेन्यू में इंक्लूड किया, तो इसका मतलब ये कि वो इन्वेस्टमेंट आपके ऑपरेटिंग एसेट। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, शेयर ब्रोकर हो, तो आपके लिए डिविडेंड सेगमेंट इनकम में आया, लोन बांटते हो, फाइनेंशियल कंपनी, तो इंटरेस्ट आपके लिए सेगमेंट रेवेन्यू में आया, तो वो लोन एंड एडवांसेस आपके लिए ऑपरेटिंग एसेट में आएंगे। वो ऑपरेटिंग एसेट है आपकी, वो एक्स्ट्रा एसेट नहीं। तो अगर आपने ऊपर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को इंक्लूड करा है, तो इधर आप एसेट्स में इंक्लूड करो। अगर आपने ऊपर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग है, तो फिर यहां पर भी एसेट नॉन ऑपरेटिंग है, वो इन्वेस्टमेंट यहां इंक्लूड नहीं करेंगे। और क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड इनकम टैक्स एसेट, मान लो डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट, इसको हम सेगमेंट एसेट में नहीं लेंगे। सेगमेंट एसेट्स आर डिटरमाइंड आफ्टर डिडक्टिंग रिलेटेड अलाउंसेस प्रोविजंस, मतलब अगर डेटर्स ले रहा हूं तो बेड डेट्स प्रोविजन माइनस कर लूंगा, तो any allowances and provisions should be deducted. Segment liability का मतलब definitely वही liabilities that are result from operating activities of segment, means directly attributable liability, जो उस segment में हुई। दूसरे can be allocated liability। और तीसरी, if segment result of segment include interest expenses, अगर आपने expenses में interest expense को include करा है, मतलब आपका सेगमेंट फाइनेंशियल नेचर का है, तो आपने ऊपर एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट लिया, इसका मतलब आपका लोन, जो लोन आपने लिया है बैंक से या कहीं से भी, वो आपका ऑपरेटिंग लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई वो? ऑपरेटिंग लायबिलिटी। ठीक, और क्या एक्सक्लूड करना है, इधर लिखा है इनकम टैक्स लायबिलिटी, मींस डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगला पार्ट, तो अभी तक हमने पढ़ी डेफिनेशंस, किसे क्या कहते हैं। अब है हमारे पास डिफरेंट टर्म्स यूज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं, ये लाइन तो सबसे टॉप पे इधर आना चाहिए, डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग, ये तो इस तरफ की लाइन थी, है ना। अब हम तो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग सेगमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड फॉर preparing and presenting the financial statement of the enterprise, as well as those accounting policies that relate to a specific segment. For example, policies relating to identification of segment, method of pricing of inter-segment transfer,
and basis of allocation of revenue and expenses to segment. That is accounting policies AB. कैसे हम सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, हम अपने पूरे बिजनेस को कैसे हमने 4 सेगमेंट में बांटा, कोई तरीका तो होगा, या तो प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज, एनवायरमेंट वाइज, किस तरीके से, प्रोसेस वाइज, कस्टमर वाइज, कुछ तो किया होगा. तो दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो ये सब अकाउंटिंग पॉलिसीज कहलाती है कुल मिला के आपकी. ठीक है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये अब इस एज का मोस्ट टाइम पे पार्ट, यानी प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना तो कैसे बनेगा. थ्योरी क्वेश्चन तो इस तरह के बनेगा, व्हाट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग वगैरह, बट वो नहीं आएगा. प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा इसमें से. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए एक टेबल दिख रही है आपको, इस टेबल का हेडिंग लिख लो आप. क्या हेडिंग लिखो, इस टेबल का हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट. अरे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ऐसी कई कंपनी इंडिया में जिसके मल्टी प्रोडक्ट, ढेर सारे प्रोडक्ट. कैसे बनाए सेगमेंट, 50 सेगमेंट बन जाएंगे उनके. तो क्या 50 कॉलम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, कितना मुश्किल है. तो उन सब में से आप रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करो, यानी जिसको रिपोर्टिंग में सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, बाकी सबको अदर्स में डाल देना. तो आपने सेगमेंट बहुत सारे आइडेंटिफाई कर लिए प्रोडक्ट वाइज की, ये सेगमेंट, लेकिन उन सब में से रिपोर्टिंग किसकी करना है, तो रिपोर्टिंग मेजर सेगमेंट की करना है. तो मेजर सेगमेंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट. ये थ्योरी भी बन सकता है, प्रैक्टिकल भी बन सकता है. ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं. स्टडी मटेरियल में भी देख लेना आप लोग क्वेश्चन, कि सपोज हमारे पास 6 सेगमेंट है, ए बी सी डी ई, है ना, और एक और है, एफ है. क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैं डीएस रावत का क्वेश्चन में 3rd करवा रहा हूं आपको. इसमें सेगमेंट रेवेन्यू दिया हुआ है. क्या दिया हुआ, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट्स. ये रेवेन्यू है, रिजल्ट है. ठीक है, एस यू एल. और सेगमेंट असेट्स दी हुई है. 3 चीजें दे रखी है ना. फिगर दिए हुए हैं इसमें 150, 310, 150, 310, 40, 30, 40, 30. अब मैं एक ही बात करता हूं. तो क्या मेरी कंपनी में 6 सेगमेंट है, तो क्या 6 की ही रिपोर्टिंग करना है, 6 का ही रेवेन्यू, 6 का ही, तो कितना बाइफर्केशन करना पड़ेगा, मेहनत बढ़ जाएगी. तो ये कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 नंबर 1, सेगमेंट रेवेन्यू क्राइटेरिया. सेगमेंट रेवेन्यू is more than or equal to 10% of all segment revenue. पहली बात तो सेगमेंट रेवेन्यू की बात है, और मैं पहले इस पेज पे डेफिनेशन समझा चुका हूं. सेगमेंट रेवेन्यू की डेफिनेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल भी इंक्लूड होता है, अलोकेटेड भी इंक्लूड होता है. ठीक है, तो ये जो सेगमेंट रेवेन्यू है, इसमें इनका डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल वाला भी होगा, जो डायरेक्टली यहीं पे हुआ होगा, कुछ अलोकेटेड वाला होगा, और कुछ इंटर डिपार्टमेंटल वाला होगा, वो भी इंक्लूड होगा. तो टोटल ये, ठीक है. और इन सबका टोटल कितना, इन सबका हम अगर टोटल लगा लेते हैं तो 150, 310, 40, 30, 40, 30, इसका मतलब 600. और इस 600 का मैं 10% करता हूं तो 60 आता है, 60. तो क्या कहते हैं ये कि सेगमेंट रेवेन्यू इज मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ ऑल सेगमेंट रेवेन्यू. एंटरप्राइज रेवेन्यू नहीं बोला, ऑल सेगमेंट रेवेन्यू. ठीक है, और नीचे लिख भी दिया है रेवेन्यू इंक्लूड्स बोथ सेल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल, देन इट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट. इसका मतलब जिस सेगमेंट में 60 से ज्यादा की सेल आ रही है, तो ये और ये रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गया.
क्योंकि इनकी सेल 60 से ज्यादा है। तो आपको थ्योरी में यहां लिख देना है ए एंड बी रिपोर्टेबल सेगमेंट बिकॉज its revenue is more than or equal to 10% of all segments revenue, that is 10% of 660। ये आपका थ्योरी क्वेश्चन। ठीक, तो यहां आपने दो को रिपोर्टेबल माना। दूसरा क्राइटेरिया, एक्सपेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं, सीधे रिजल्ट इफ रिजल्ट segment result more than or equal to 10% of combined result of all segment in profit or combined result of all segment in loss, whichever is greater in absolute amount, उसका 10%। तो रिजल्ट्स देख लेते हैं हम। रिजल्ट्स में क्या है? रिजल्ट्स में मेरे पास 25% इसमें प्रॉफिट है, इसमें लॉस है, दूसरे वाले में लॉस है 95 का, तीसरे वाले में प्रॉफिट है, चौथे में प्रॉफिट है, पांचवे में लॉस है और फिर प्रॉफिट है। तो रिजल्ट के हिसाब से रिपोर्टेबल क्या बोला है? 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट्स ऑफ ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वाले सेगमेंट का टोटल लगा लो आप, ये हो गया 20 और ये हो गया 30 है ना 50, और ऑल सेगमेंट इन लॉस 100, देखा ना? तो नेट नहीं करना है, प्रॉफिट अलग, ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट, ऑल सेगमेंट इन लॉस, ठीक है? विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। तो इसमें से ग्रेटर कौन सा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है, हालांकि माइनस में, तो इसलिए उन्होंने लिखा एब्सोल्यूट अमाउंट, यानी आप माइनस प्लस भूल जाओ, वरना माइनस प्लस में आप तो हमेशा प्लस वालों को बड़ा बोलोगे, माइनस वालों को छोटा बोलोगे। नहीं, अमाउंट वाइज कौन सा बड़ा है? सो माइनस भूल जाओ थोड़ी देर। तो विच इज ग्रेटर, इसका 10% यानी 10, कितना? 10। तो जिस सेगमेंट का रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस प्लस में या माइनस, जिस सेगमेंट का रिजल्ट 10 से ऊपर होगा, 10 से ऊपर का प्रॉफिट या 10 से ऊपर का लॉस, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब आप पहला पॉइंट तो रेवेन्यू का लिख दिया आपने, सेकंड पॉइंट लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट रिजल्ट्स 10%, सो ये पूरा रूल भी लिखेंगे पूरा एग्जाम में, है ना? 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ लॉस, विच एवर इज ग्रेटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल ए और एफ और बी, तो ए और बी तो वैसे भी रिपोर्टेबल सेगमेंट थे, वैसे भी थे रिपोर्टेबल, इस बेसिस पे भी ए, बी एंड एफ आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। एफ भी आ गया क्योंकि ये 10 से ऊपर है और ये सब 5 है, तो 10 से कम है, तो एफ इज आल्सो रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, सॉरी रिजल्ट। तीसरा क्राइटेरिया, असेट्स क्राइटेरिया, सेगमेंट असेट्स, सेगमेंट असेट्स। लायबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, असेट्स की बात कर रहे थे। असेट है 20, 40, 15, 10, 10, 5, ठीक है? टोटल मिलाकर कितने हो गई आपकी? 20, 40, 80, 100, इसका 10%। क्या कह रहे हैं? सेगमेंट असेट इज मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ टोटल ऑफ ऑल सेगमेंट असेट्स, इसके 10% के बराबर या उससे ज्यादा। तो ए बी तो ऑलरेडी आ चुके हैं, बार बार ए बी को कंसिडर नहीं करना है, एफ भी आ चुका अपना। अब सी डी और ई बचे थे, तो सी डी और ई, तो सी डी और ई तो तीनों की तीनों 10 या 10 से ज्यादा है। तो थर्ड क्राइटेरिया मीन सेगमेंट असेट्स क्राइटेरिया में सी भी आ गया, डी भी आ गया और ए भी आ गया। सी डी ई ऑल्सो कवर्ड अंडर थर्ड सेगमेंट, थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज 10% ऑफ ऑल सेगमेंट असेट्स। फिर चौथा मैनेजमेंट डिस्क्रेशन। तो वैसे तो क्वेश्चन यहां हो गया कंप्लीट। इट मींस
In this question, A, B, C, D, E, F all are reportable segment, either in revenue criteria or result criteria, और कहीं भी आ सकता है. क्यूमुलेटिव होना जरूरी नहीं है, सब अलग अलग कंडीशन है. फिर क्या लिखा हुआ है या मैनेजमेंट डिस्क्रेशन मींस मैनेजमेंट डिसीजन. इवन इफ अ सेगमेंट डज नॉट मीट any of these three tests, management may its discretion name segment as reportable segment. Even if no criteria fulfill, मान लो यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ पर मान लो no होता, it is not meet the criteria of revenue, result and assets, but management may decide that E would be reportable segment even if not covered under any criteria. तब भी मैनेजमेंट चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन पर कर सकता है ऐसा. और लास्ट एक और क्राइटेरिया है, एंटरप्राइज रेवेन्यू क्राइटेरिया. अब इसमें क्या है, एंटरप्राइज रेवेन्यू का डेफिनेशन समझाई थी मैंने आपको. इसमें सिर्फ एक्सटर्नल सेल आती है, इंटरनल नहीं. तो पूरे एंटरप्राइज का रेवेन्यू मींस एक्सटर्नल सेल ले लो आप, इंटरनल छोड़ दो, टोटल आ जाएगा. इफ एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, सुनना आप जरा बात, ये थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया. एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, यानी जिन जिन को आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट में काउंट किया. मान लेता हूं मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, क्योंकि अभी तो सारे रिपोर्टेबल मांगे थे. मान लो इसमें से हम इन सब के थोड़े कम कर देते हैं अमाउंट, किसी किसी के बहुत कम कर देते हैं. सपोज इसका 31 ही कर देते हैं, इसका 40 कर देते हैं. 31 एंड 40 अगर हो गया तो क्या हुआ, 31 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 70, मतलब ये टोटल हो गया आपका 211. पर ऐसा हुआ तो भी गड़बड़ हो जाएगी. इसको मैं 400 कर देता हूं, ये 571 570 एक होता है. और बल्कि हम इसमें ऐसा करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि ये इनकी एक्सटर्नल सेल है. क्या है, ये इनकी एक्सटर्नल सेल है, ये एक्सटर्नल सेल है. और इंटरनल सेल सेगमेंट रेवेन्यू में तो एक्सटर्नल भी आती है और इंटरनल भी आती है. इंटरनल मान लो इसकी 50 है, इसकी 60 है, इसकी 20 है, ऐसा. तो ये हो गया 80 और 130, तो टोटल हो गया आपका 107 701 है ना. राउंड फिगर में हम कर लेते हैं इसको 700 समझने के लिए, इजी करने के लिए. तो अब अगर ये क्वेश्चन हो सपोज, तो आपका क्राइटेरिया जो ऊपर था सेगमेंट रेवेन्यू आ रहा, तो सेगमेंट रेवेन्यू में तो दोनों इंक्लूड होगा, है ना. सेगमेंट रेवेन्यू में तो दोनों इंक्लूड होगा. तो सेगमेंट रेवेन्यू वाइज तो आप ऐसे काउंटिंग करोगे कि ये 450 है, ये 30 है, ये 100 है, ये 30 है, ये 60 है और ये 30 है. 700 में से, और 700 का 10% 70 होता है. तो 70 में ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, बस दो रिपोर्टेबल आए, ए एंड सी. दूसरा क्राइटेरिया आपका रिजल्ट का आया, तीसरा आपका असेट का आया. चलो उसमें मान लेता हूं मैं कि ये भी रिपोर्टेबल आ गया, ऐसा मान लेते हैं, यानी 3 रिपोर्टेबल आ गए आपके सब क्राइटेरिया मिला के, है ना. ऊपर के चारों क्राइटेरिया मिला के 3 रिपोर्टेबल आ गए. लेकिन इन तीनों की एक्सटर्नल सेल 400, इसकी 40 और इसकी कितनी 20, टोटल 460, 460 हो रही. तो एक्सटर्नल सेल ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट इज लेस देन 75% ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू. अगर पूरे एंटरप्राइज रेवेन्यू किसको कहोगे, इसे या इसे कहेंगे एंटरप्राइज रेवेन्यू. ये कहलाएगा एंटरप्राइज रेवेन्यू मींस एक्सटर्नल सेल ओनली. तो इस एंटरप्राइज रेवेन्यू के 75% 75% यानी 570 का 75% 427.5 उससे कम होता अगर ये
मान लो कम आता उससे, 527 से कम आता, सपोज मान लो ये 500 417 ही आता या 10 ही आता, मान लो कम आता लगे, तो एक्सटर्नल सेल ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट इज लेस देन 75% ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू, देन, समझ रहे हो ना, बिल्कुल वीडियो डबल देख लेना, बिल्कुल क्लियर बात समझेगी। देन एडिशनल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड even if they do not meet the 10% threshold criteria above, तो वो ना 10% रेवेन्यू वाले क्राइटेरिया में आते हैं, ये 3 सेगमेंट, ना ये थ्रेशोल्ड लिमिट वाले क्राइटेरिया में आते हैं, ना ये असेट वाले क्राइटेरिया में आते हैं, ना ये रिजल्ट वाले क्राइटेरिया में, तीनों में रिपोर्टेबल नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि सिर्फ 3 रिपोर्टेबल से आपका टोटल टर्नओवर का 75 भी कवर नहीं हो पा रहा है, तो इनका कहना है कि किसी भी और सेगमेंट को और मिला लो, कि ठीक है, किसी भी सेगमेंट को मिला लो ताकि 75% तक एटलीस्ट डिस्क्लोज करो सेगमेंट में। यानी आपका 427 एटलीस्ट होता है और यहाँ 410 है, तो आपका कमी पड़ रही सकता है। ऐसा कोई सेगमेंट मिला लो, कोई सा भी सेगमेंट मिला लो, इसमें से ये मिला लेता हूं मैं 30 से 30 मिला लूंगा, तो जैसे 30 मिलाऊंगा ये क्या हो जाएगा 410। समझा नहीं लो, फिगर टेली करने मत बैठ जाना। तो इनका कहना है कि इफ एक्सटर्नल सेल ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट इज लेस देन 75%, देन यू हैव टू ऐड एडिशनल सेगमेंट एज रिपोर्टेबल even if that segment does not meet the threshold limit of 10% above। ये कंसेप्ट है। तो आप रेवेन्यू असेट्स वाला क्राइटेरिया लगाओ, लगाने के बाद चेक करो तीनों क्राइटेरिया की, जो उन तीनों क्राइटेरिया में आपने रिपोर्टेबल निकाले उनकी टोटल सेल 75% के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आपको कोई और सेगमेंट को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन पूरा होगा। ये 5 क्राइटेरिया हैं, ये मोस्ट एमपी क्राइटेरिया थे। अब कंपैरेटिव डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, कंपैरेटिव पिछले साल इस साल के, तो ये लिख रहे हैं कि इफ लास्ट ईयर रिपोर्टेबल सेगमेंट ड्यू टू 10% क्राइटेरिया, ऑल्सो रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर करंट ईयर पीरियड, notwithstanding that its revenue, result or assets are no longer meet the 10% threshold limit। लास्ट ईयर में ये हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट था ए, क्योंकि ये 10% क्राइटेरिया में आता था। इस करंट ईयर में इसका ना ये 10% रेवेन्यू में आता है, ना ये असेट्स में आता है, ना ये रिजल्ट में आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा है, बट लास्ट ईयर रिपोर्टेबल था। तो क्या कह रहे हैं, ऑल्सो रिपोर्टेबल इन करंट ईयर even if does not meet the threshold limit of 10%, तो भी रिपोर्टेबल है। तो जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो ए को भी हम रिपोर्टेबल सेगमेंट में लेंगे, चाहे इसकी सेल 1 रुपए ही क्यों ना, ये 0 भी हो, क्योंकि लास्ट ईयर रिपोर्टेबल था। तो क्या सर हमेशा चलेगा? अरे हमेशा कैसे चलेगा? अब अगले साल अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? तो नेक्स्ट ईयर में ये कंसेप्ट कि इस साल रिपोर्टेबल है तो अगले साल रिपोर्टेबल होगा इस लॉ के हिसाब से। तो लेकिन प्रैक्टिकली इसको हटा दिया जाता है 1-2 साल के बाद। दूसरा, इफ सेगमेंट इज आइडेंटिफाइज रिपोर्टेबल सेगमेंट इन करंट पीरियड ड्यू टू थ्रेशोल्ड लिमिट। मान लो ये ए पिछले साल रिपोर्टेबल नहीं था, इस साल रिपोर्टेबल हुआ क्योंकि ये लिमिट पाया, ठीक है। तो जब मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाऊंगा, सपोज 2001 के भी डेटा दे रहा हूं, 2002 के भी दे रहा हूं, अब ये ए रिपोर्टेबल इधर है, उधर नहीं था, तो क्या उधर के फिगर भी मुझे रीस्टेटेड करना पड़ेगा? यानी उधर के फिगर में भी मुझे ए को रिपोर्टेबल दिखा के कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन नहीं, इस साल जब कंपैरेटिव बनाऊंगा तो, वरना पिछले साल जो दिखा दिया वो तो दिखा दिया। ये लिख रहे हैं प्रेसीडिंग पीरियड सेगमेंट डेटा दैट इज प्रेजेंटेड फॉर कंपैरेटिव पर्पस शुड, अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू, बी रीस्टेटेड। टू बी रीस्टेटेड मींस टू बी
रीस्टेटेड यानी कि आपको कंपैरेटिव डेटा भी दिखाना पड़ेंगे। 2002 की रिपोर्टिंग में 2001 के डेटा भी दिखाना पड़ेंगे रीस्टेट करके, यानी पिछले बार के फिगर्स को बदल के, क्योंकि पिछली बार तो एक और रिपोर्टेबल था ही नहीं, अब उसको ढूंढो उसका अमाउंट कितना था ए का, और वो ए का अमाउंट ढूंढ के और उसको दिखना पड़ेगा। अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल लिखा है, यानी अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो फिर मत करो, डिस्क्लोज करो द फैक्ट दैट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो। ठीक है, तो आप समझे रिवर्सल कंसेप्ट। और इसे इसका आखिरी पॉइंट, डिस्क्लोजर। क्या क्या डिस्क्लोज करना है रिपोर्ट में? तो डिस्क्लोज ये करना है कि पहला डिस्क्लोजर है प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट और दूसरा सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट। ये सेकेंडरी आपके लिए इतना काम का नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। मैं प्राइमरी खासतौर से आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है प्राइमरी का आता है, आईपीसी लेवल पे इससे बड़ा नहीं आता। तो डिस्क्लोजर प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट है ना, इसका भी क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में भी मिलेगा और डीएस रावत में भी मिलेगा। मैं सामने दे रहा हूं इसका एक फॉर्मेट। क्या क्या दिखाना है आपको? तो दिखाना ये है आपको ए पॉइंट, सेगमेंट रेवेन्यू। क्या दिखाना है? सेगमेंट रेवेन्यू दिखाना है। क्लासिफाइड इनटू सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट, मींस एक्सटर्नल इंटरनल दोनों दिखाना है। तो पहला आपको क्या दिखाना है? सेगमेंट वाइज ऐसे कॉलम बना लेंगे हम, यहां लिख देंगे सेगमेंट रेवेन्यू, सेम यही फॉर्मेट ही दोगे, फॉर्मेट ही तो दिखा था मैंने, ए बी सी डी सेगमेंट लिख देंगे, यहां लिख देंगे सेगमेंट रेवेन्यू एक्सटर्नल और इंटरनल। एक तो ये दिखाना टोटल, लास्ट में टोटल कॉलम। दूसरा सेगमेंट रिजल्ट दिखाना है। सेकंड नंबर क्या दिखाना है? सेगमेंट रिजल्ट, एक्सपेंसेस नहीं दिखाना, रिजल्ट। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट असेट, तीसरी क्या दिखाना है? सेगमेंट असेट। टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट लायबिलिटीज। ठीक, 4 पॉइंट याद रखना। तो आपको इसमें रेवेन्यू दिखा दिया, रिजल्ट दिखाए, असेट्स दिखाई, लायबिलिटीज दिखा दी। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाना है? उसके बाद दिखाना है आपको टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू एक्वायर सेगमेंट असेट that are expected to be used during more than one period, means capital expenditure, tangible or intangible assets which are to be used for more than 1 year, वो दिखाना। total amount of expenses included in segment results for depreciation and amortization in respect of segment asset, आपके रिजल्ट्स में जितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, जितना अमोर्टाइजेशन है, टेंजिबल इंटेंजिबल, उतना भी डिस्क्लोज करना है। और लास्ट हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऊपर दिखा दिया, उसके अलावा कुछ सिग्निफिकेंट बड़ा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है इन रेस्पेक्ट ऑफ सेगमेंट एसेट दैट इंक्लूड्स इन सेगमेंट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस में इंक्लूड होगा उससे रिजल्ट कम आया होगा, वो भी डिस्क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल जैसे इंपेयरमेंट लॉस, तो डेप्रिसिएशन के अलावा इंपेयरमेंट लॉस अगर आपके एक्सपेंस में इंक्लूड है, उससे रिजल्ट पे इफेक्ट आया होगा, इट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। बस, मतलब वापस से पीएनएल थोड़ा ना बनाना है, पीएनएल की कुछ आइटम्स दिखाना, बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स दिखाना, जो बोला एग्जैक्टली उतना ही। आप देखो इस फॉर्मेट में यही था, ए बी सी डी इसी तरीके से। और सेकेंडरी रिपोर्टिंग में क्या होगा? तो सेकेंडरी रिपोर्टिंग में ये होगा कि अगर आपका प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट है तो सेकेंडरी जियोग्राफिकल होगा, और प्राइमरी अगर जियोग्राफिकल है तो सेकेंडरी आपका बिजनेस सेगमेंट होगा। एंड व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज जियोग्राफिकल सेगमेंट, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर प्राइमरी सेगमेंट आपका यानी मेन सेगमेंट आपका जियोग्राफिकल वाइज आपने खास तौर से किया है, आपका मेन बिजनेस जियोग्राफिकल वाइज ज्यादा फैला हुआ, आप उसको प्राइमरी सेगमेंट बता रहे हो, तो उसमें ये ऊपर वाली रिपोर्टिंग करो, ये प्राइमरी रिपोर्टिंग। और बिजनेस सेगमेंट की सेकेंडरी में करो। अगर बिजनेस सेगमेंट मेन है आपका, तो प्राइमरी रिपोर्टिंग जो ऊपर दी रेवेन्यू वगैरह इन सब की, ये आप करोगे बिजनेस सेगमेंट की, और जियोग्राफिकल को आप सेगमेंट किसमें बता दोगे? सेकेंडरी में, सपोर्टिंग में। यानी आप अगर कोई भी बिजनेस करते हो और आपके पास दोनों तरह के सेगमेंट है, तो आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है प्राइमरी, दूसरे को सेकेंडरी करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो इस पेज पे दिया, नेक्स्ट पेज पर
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न क्या है? अगर डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न आपका प्रोडक्ट वाइज है, इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, तो फिर आपका प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट होगा और जियोग्राफिकल होगा सेकंड। अगर आपका मेन रिस्क एंड रिटर्न एरिया वाइज आता है, लोकेशन के कारण आता है कि उस लोकेशन के कारण पैसा आ रहा है, तो फिर जियोग्राफिकल प्राइमरी होगा और बिजनेस सेकेंडरी। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड जियोग्राफी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो भी बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी होगा। और अगर ये सब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी जो इच्छा और डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी 99% केस में बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी होता है और जियोग्राफिकल सेकेंडरी होता है। ठीक, तो सेकेंडरी सेगमेंट में कैसे रिपोर्टिंग करेंगे? अब सेकेंडरी में आपको बहुत सारी डिटेल नहीं बताना है, प्राइमरी में तो आपने बहुत सारी डिटेल ऊपर बता दी, सेकेंडरी में आपको इतनी नहीं बताना। क्या बताना है? तो लिखा पहला, प्राइमरी सेगमेंट परफॉर्मेंट इज बिजनेस सेगमेंट। तो प्राइमरी अगर बिजनेस सेगमेंट हुआ तो उसके बारे में ऊपर लिख दिया आपने। तो यहां क्या लिखना है आप? रिक्वायर्ड सेकेंडरी डिस्क्लोजर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बाय लोकेशन ऑफ कस्टमर। अब यहां जियोग्राफिकल आ गया ना, समझे कि नहीं? तो प्राइमरी था आपका प्राइमरी सेगमेंट जो था, प्राइमरी सेगमेंट वो बिजनेस सेगमेंट था, और बिजनेस सेगमेंट में आपने प्रोडक्ट या सर्विस वाइज बता दिए सारे, है ना, कि ये सोप का है, ये कॉस्मेटिक का है, ऐसे बता दिया। अब सेकेंडरी में आपको क्या करना है? सेकेंडरी सेगमेंट आपको जियोग्राफिकल वाइज बताना है। उसमें आप इंडिया, फॉरेन या नॉर्थ साउथ ऐसे बताओगे, और उसमें सब वापस सब कुछ नहीं लिखना। क्या क्या लिखना है? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बाय लोकेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर की लोकेशन वाइज एक्सटर्नल सेल बता दो। ठीक, दूसरा क्या बता दो? कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट असेट बाय लोकेशन, लोकेशन ऑफ असेट वाइज असेट बता दो। कॉस्ट ऑफ एक्वायर्ड टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड, वो बता दो। बस 3 चीज बता दो, ज्यादा नहीं। और वो भी कौन सा एसेट बताना है, कौन सा रेवेन्यू बताना है? जो 10% से ज्यादा वाला, जो 10% की लिमिट क्रॉस करता हो। ठीक, इधर आते हैं। प्राइमरी फॉर्मेट इज जियोग्राफिकल असेट बाय लोकेशन वाइज, और प्राइमरी फॉर्मेट इज जियोग्राफिकल सेगमेंट बाय लोकेशन ऑफ कस्टमर। कुल मिला के प्राइमरी सेगमेंट आपका जो है वो जियोग्राफिकल है, जियोग्राफिकल, चाहे लोकेशन ऑफ असेट वाइज हो या लोकेशन ऑफ कस्टमर वाइज हो। कस्टमर की लोकेशन के हिसाब से भी हम कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, या असेट के लोकेशन के हिसाब से भी हम जियोग्राफिकल एरिया डिसाइड कर सकते हैं। दोनों ही केस में सेकेंडरी फॉर्मेट क्या होगा? दोनों ही केस में सेकेंडरी फॉर्मेट होगा आपका बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट मतलब प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज। तो वहां क्या दिखाना है? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बाय बिजनेस सेगमेंट, यानी आप एरिया वाइज तो वहां दिखा चुके हो, अब यहां पर आप बिजनेस यानी प्रोडक्ट वाइज बताओ कि आपने इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर आपने प्रोडक्ट सोप कितना बेचा, कॉस्मेटिक आइटम कितने बेचे, ऐसे। ऊपर आपने कैसे दिखाया था? प्राइमरी में किस पे दिखाया था आपने? इंडिया, फॉरेन, ऐसे, या नॉर्थ साउथ, ये मेन था आपका प्राइमरी, तो उसमें आपने डिटेल ऊपर दिखा दिया ये सारी चीजें। अब यहाँ सेकेंडरी में आप सिर्फ प्रोडक्ट वाइज बता दो, और कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स बता दो बिजनेस सेगमेंट की, कॉस्ट ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स बता दो, इस तरीके से। ठीक, तो रफ आइडिया देना है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया और ना कभी आएगा कभी। ठीक है, ये एक ही वीडियो में मैंने आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट कर दिया। अब आपको क्वेश्चंस करना है तो हम कल सुबह क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में, है ना। DS रावत के कुछ क्वेश्चंस हैं, DS रावत के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। ये वाला आप कर लेना, ठीक है, ग्रुप पर भेज दूंगा मैं ये वाला क्वेश्चन आपको। ओके, थैंक यू सो मच।